Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Bright Success Coaching Center official group as well as on my YouTube channel Mathflix by Hashim Zia. बेटा हमारे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक चल रहा था जो कि था इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हमें फाइंड करना जो कि पास कर रही होती है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस के, यानी कि दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन को अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए जो हमारा पर्टिकुलर पैटर्न होता है उस पैटर्न को देख लेते हैं, उस तरीके को समझ लेते हैं किस तरीके से हम इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 5 क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वो 5 के 5 एक जैसे थे तो उनको हम टायर 1 क्वेश्चन कह सकते हैं, यहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन तो निकालनी थी, मगर तरीका क्या था कि जो k की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस के अंदर k की वैल्यू को फाइंड करने का एक तरह का पैटर्न आ रहा था कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होता था, उस पॉइंट के अंदर हम x और y की वैल्यू को डालते थे इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास k की वैल्यू आती थी। देन उस k की वैल्यू को डाल के वापस अपनी इक्वेशन 1 में डाल देते तो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाती थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें चाहिए होती थी, हमारा आंसर भी होती थी। तो उसके अंदर हम लोगों ने वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 के वीडियो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इस बात को समझा। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो काइंडली जाके पहले वो लेक्चर व्यू करें देन आगे आए। अब हम आ रहे एक्सरसाइज 3.1 के अब दूसरी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात कही थी इस एक्सरसाइज को पढ़ाते हुए स्टार्ट के अंदर भी और इस टॉपिक को स्टार्ट करवाते वक्त भी कि बेटा अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया बाकी तमाम क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 50 to 60% पैटर्न एक ही रहेगा, सिर्फ कंडीशन का डिफरेंस होगा। तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने करे बेटा, उसके अंदर तमाम के तमाम क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने ये बात क्या पढ़ी, हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई किस तरीके से k की वैल्यू को निकालना है अगर उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन हो। अब उस k की वैल्यू को निकालने का तरीका आपकी क्वेश्चन में डिफरेंट हो जाएगा। कैसे आइए समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने 2 कंडीशंस लिखी है, कंडीशंस बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ ना कुछ बात जरूर बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो कि उस टॉपिक में काम आ रही होती है। तो मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट आता है कि अगर आपके पास 2 लाइनें हों, एक लाइन है a1x b1y प्लस का c1 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस का c2, और ये दोनों की दोनों लाइंस अगर क्या हो पैरेलल। बट सर आपने तो बताया था कभी भी 2 लाइंस पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो उनके अंदर तो सब चीजें सेम होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा मैंने बताया है, मगर ये दूसरी तरह की 2 लाइंस है, मींस ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इनकी इक्वेशन सेम नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको आ सकती है, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। मैंने क्या कहा, आपके पास 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस के आपस के अंदर पैरेलल हैं। अगर तो ये 2 लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो आपके पास कंडीशन क्या होगी, a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0। ये भी क्या चीज है अभी हो सकता है आपको समझ में ना है, बस पहले भी इसे पैटर्न समझ लें। क्या कह रहा है, कभी भी दुनिया में 2 लाइंस अगर आपस के अंदर क्या होंगी, पैरेलल, इस टॉपिक के रेफरेंस से 2 लाइन हमारे पास अगर पैरेलल आ रही होंगी तो हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं a1 b2 माइनस का a2 b1 बराबर होगा किसके, 0 के। और अगर कभी भी 2 लाइंस क्या हो जाए आपस में परपेंडिकुलर, अगेन 2 लाइनें, एक लाइन है a1x यानी कि x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट है b1 और देन कांस्टेंट, देन सेकंड लाइन आ रही है उसके अंदर x का कोफिशिएंट आ रहा है a2, y का कोफिशिएंट आ रहा है b2 और थर्ड कांस्टेंट आपके पास क्या आ रहा है c2। अगर कभी 2 लाइंस आपस में क्या आ जाए, परपेंडिकुलर, तो हमेशा इनकी कंडीशन क्या बनती है, a1 a2 प्लस का b1 b2 ऑलवेज इक्वल टू 0। सर ये क्या चीज है, आपने क्यों लिखवाई है बेटा? अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ज्यादा पेपर में आते हैं एज कंपेयर टू टाइप 1 क्वेश्चंस, जो कि ज्यादातर पेपर में आते हैं वो इस टॉपिक से आते हैं, यानी कि टाइप 2 के क्वेश्चंस इस टॉपिक के। यानी कि लाइन निकालने जो दी जाती है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन से पास होने वाली, और उसके अंदर k की वैल्यू को फाइंड करने की कंडीशन जरा मुख्तलिफ होती है। तो मैंने क्या कहा, कभी भी अगर आपके पास 2 लाइंस पैरेलल होंगी हम इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, और कभी भी अगर दुनिया में 2 लाइंस परपेंडिकुलर चल रही होंगे तो हम इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे। सर कैसे, कब, सर क्या होगा, बेटा भी सब समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। अब देखिए बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 14 का। अगेन स्टार्टिंग की बात वही होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। मगर डिफरेंस क्या है अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। लाइन 1 तो वही है, लाइन 2 भी वही है, मगर एंड के बाद क्या होता था, कंडीशन होती थी k निकालने के लिए। यहां पे क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। एंड पैरेलल टू द लाइन 6x प्लस 13y इक्वल टू 25। सर ये क्या मतलब है, सर वो तो k के हम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट गिवन होता था, हम सिंपल से कर लेते थे। सर यहां पे तो एक और लाइन दे दी, सर ये क्या मतलब है? आओ बेटा पहले क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अगेन एक पैटर्न समझ गए, हर तरह के क्वेश्चन समझ जाओगे। मेरा तरीका ही ऐसा है इंशाल्लाह।
ये आपकी दो लाइनें आ रही है मासूम वाली, और आपको निकालनी कौन सी लाइन है, वो लाइन जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है। हमें ब्लू वाली लाइन को फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है, वो जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उसी के पैरेलल के अंदर एक और लाइन है, और इस लाइन की वैल्यू क्या देता है, 6x प्लस का 13y इक्वल टू 25। क्वेश्चन बहुत मजे का है, क्वेश्चन बहुत मजे का है, और यहां पे हमारी कंडीशन भी पूरी करेगा, जो पैरेलल लाइन क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर आपके जहन में भी कोई भी क्वेरीज वगैरह आ रही है ना कि सर ये आपने क्या किया, यहाँ पे दो लाइन जब पैरेलल होती है तो हमने कंडीशन एक पढ़ी थी, वो तो डिफरेंट चीज थी। बेटा वो जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो लाइन के रेफरेंस थी, यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला आ रहा है, ये परपेंडिकुलर का भी पैरेलल का भी। तो अगर आपके जहन में एक्सरसाइज 3.2 की कोई चीज गर्दिश कर रही है ना कि सर जब पैरेलल लाइंस होती हैं तब तो हमारे पास जो एक लाइन का, उनके अंदर लाइन की इनिशियल दो वैल्यू सेम होती थी और कांस्टेंट डिफरेंस होता था, और परपेंडिकुलर के अंदर जो इसकी ए वाली वैल्यू होती थी इसके बी में होती थी, इसकी बी वाली वैल्यू इसकी ए में होती थी। आपने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ाया था, बिल्कुल बेटा मैंने पढ़ाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी, बट उसको मैं प्रूफ करूंगा, उस चीज को इधर ही हम प्रूफ करेंगे, टेंशन ही नहीं। वो पैरेलल और परपेंडिकुलर की इक्वेशन की बात होती है। यहां पे ये बात आ रही है कि कभी भी दो लाइंस अगर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, उनके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, ये तरह का फॉर्मूला एक तरह का। और यहां पे क्या कह रहा है, कभी भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके लिए फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला है, वो कंडीशन थी इक्वेशन के लिए कि अगर एक लाइन पैरेलल हो तो उसी की जो पैरेलल लाइन होगी उसकी इक्वेशन में क्या होता है, एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म सेम होगी, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होगा। और मैंने परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या बात पढ़ाई थी कि अगर आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो लाइन वन के अंदर जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो लाइन टू के वाई के साथ होगा, और जो लाइन वन का वाई का कोफिशिएंट होगा वो लाइन टू के एक्स के साथ होगा। बस फर्क क्या होगा, लाइन वन के जो एक्स और वाई के दरमियान साइन होगा वो लाइन टू के अंदर अपोजिट होता है। ये बात मैं एक्सरसाइज 3.2 के अंदर आपको क्लियर कर चुका हूं। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की इक्वेशंस के लिए कंडीशंस होती कुछ कंडीशंस होती हैं। यहां पे जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये उससे डिफरेंस इस तरीके से बेटा कि यहां पे फॉर्मूला है कि दो लाइंस पैरेलल होंगी उनके लिए फॉर्मूला ये, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे फॉर्मूला ये। यहां पे मैं चाहता तो उस चीज को लिख सकता हूं, मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि लाइन 2 है तो उसके तमाम फैक्टर्स को 2 लिया, ये लाइन 1 है तो उसके तमाम फैक्टर्स को 1 लिया, और लाइन 2 के फैक्टर 2 लिया। तो उस चीज को हम प्रूव करेंगे, तो अपने जहन में कंफ्यूजन नहीं रखनी आप लोगों ने, सब चीजों को इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। आइए अब जरा वापस आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है कि भैया आपकी एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, आपको निकालनी क्या है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपने मेरा बेटा कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम पहले जो अभी तक मैंने आपसे कहा था ना कि इनिशियल का काम थोड़ा सेम होता है हमारा, पहले वो काम कर लेते हैं। अभी इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को भी भूल जाओ, समझो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़कर आ रहे हैं। अभी सिर्फ ये तसव्वुर में लेकर आओ कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से लिखते हैं, क्या चीज मेरा बेटा, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing, we have to find the equation of a line passing through the intersection of the line, passing through the intersection of the line, passing through the intersection of the line. We have to find the equation of a line passing through the intersection of the line. और L1 की जो वैल्यू गिवन है उसको लिखेंगे, बिल्कुल सेम काम क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हमने क्वेश्चन कर बिल्कुल वैसा ही है, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, और लाइन 2 की इक्वेशन क्या गिवन है मेरा बेटा आपको, 5x माइनस का 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपको लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है मेरा बेटा, दूसरी इक्वेशन कौन सी गिवन है, लाइन 2 की। तो हमें एक लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है, दूसरी की चीज गिवन है लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है। तो ये प्लस के 8 को जब मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहां तक की बात क्लियर है। निकालना क्या है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है। तो जाहिर सी बात है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस का KL2 इक्वल टू 0। तो L1 की वैल्यू मुझे गिवन है, क्या गिवन है मेरा बेटा, L1 की वैल्यू 3x प्लस का 2y माइनस का 8 प्लस का K एज इट इज, और L2 की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा, 5x माइनस का 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका, अभी तक के जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े उसका इनिशियल स्टेप्स और इनके इनिशियल स्टेप भी सेम ही होंगे। ये 16 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता रहा हूं इसमें होता क्या, स्टार्टिंग का स्टेप, यहां तक का स्टेप सब में सेम होगा।
के की वैल्यू निकालने का तरीका डिफरेंट है। हर क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू या कंडीशन मुख्तलिफ हो सकती है, और इस जो टाइप 2 हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं, पहले क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि के की वैल्यू निकालने का तरीका मुश्किल है ना, इसलिए। अब देखो, अब आते हैं कंडीशन के ऊपर। यहां तक का काम तो सिंपल, आपको इक्वेशन 1 बनाने का काम तो हर क्वेश्चन में सेम ही होगा। कंडीशन को जानना और कंडीशन को पहचानना एक असली बच्चे का काम है, एक असली नस्ली बच्चे का काम है। अच्छा, यहां पे मुझसे क्या कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि आपकी जो दो लाइंस हैं जिनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक और लाइन पास कर रही है, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन दे रहे हैं हमें, और उस लाइन की वैल्यू क्या दे रहे हैं 6x + 13y = 25। तो अब काम आएगा इसका। अब कैसे काम आएगा इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। टाइप 3 के अंदर भी टाइप 2 का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, कैसे भी देख लेंगे उसको भी, कैसे बेटा सॉल्व करना है इसको। अब देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि x वाली टर्म्स को एक इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, अब आप ओपन करोगे इक्वेशन 1 के अंदर, क्या करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। ये टाइप 2 के क्वेश्चंस की खास पहचान है, पैरेलल या परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस की। मैं क्या कहता हूं, x वाले क्वेश्चंस सारी वैल्यूज को एक तरफ कर दूं, y वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दूं 1 को। अभी इस लाइन को नहीं छेड़ना, अभी थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, यहां तक बात क्लियर है ना बेटा? इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे दिया, यहां तक बात क्लियर है आई गेस। अब दूसरा स्टेप मैं कह रहा हूं, अभी इस इक्वेशन को अभी भूल जाओ, अभी मत खोलो। पहला काम क्या करो, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना है, मगर ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? अब इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूं तो क्या हो जाएगा, के जाके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मेरा बेटा, ये होगा के 5x से ही मल्टीप्लाई होगा, के 11y से ही मल्टीप्लाई होगा, और के 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट्स खोल दूं 3x प्लस का 2y माइनस का 8, और के जाके जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 5kx, के जाके जब 11y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 11ky, के जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का k = 0। अब x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दो, y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दो, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि बेटा हम इन कंडीशंस को यूज करेंगे, तभी तो मैंने फॉर्मूला दिखवाया। कभी भी दो लाइंस आपस के अंदर पैरेलल हो उनके लिए क्या फॉर्मूला होगा, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो उनके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं कैसे करना है। बस अभी इतनी बात, अभी ज्यादा जहन पे जोर नहीं डालना, अभी सिर्फ इतनी सी बात आपने जहन में क्या रखनी है, इक्वेशन 1 तक का काम करने के बाद ब्रैकेट्स को ओपन करके x की टर्म्स को एक साइड पे कर देना है और y बेस्ड टर्म्स को एक साइड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे x वाली कौन कौन सी टर्म्स आ रही है बेटा, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इनको मैं एक साइड पे लिख देता हूं करके, मतलब एक साथ लिख देता हूं। क्या बन जाएगा 3x प्लस का 5kx, 3x प्लस का 5kx। और कौन सी टर्म्स साथ आ रही है, ये y वाली टर्म्स, अब 2y और माइनस का 11ky। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 11ky। क्या हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 11ky। वेरी गुड। माइनस का 8 और फिर प्लस का k आ रहा है, एक चीज क्या आ रहा है, माइनस का 8 और प्लस का k = 0। अच्छा यार, मुझे एक बात तो बताओ, मुझे नहीं पता नहीं आप लोग किन किन लोगों से पढ़ के बैठे हुए हो, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास दुनिया में 3 चीजें होती हैं, ए बी और सी। मुझे बताओ ये ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। अगर तो फिजिकल क्लास होती तो मैं गिच्ची पढ़ के लोगों से पूछ लेता हूँ, फिजिकल क्लास नहीं, ऑनलाइन मीडियम, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से पिक करते हो। तो मेरी कोशिश 100% ये होती है कि मेरा बच्चा हमेशा पिक कर सके। तो बेटा ये ए जो होता है, ये ए क्या होता है, हमेशा एक्स का कोफिशिएंट। क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, यानी कि एक्स के साथ जो नंबर लिखा जाता है वो ए होता है। बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट, यानी कि वाई के साथ लिखा जाने वाला नंबर हमारा क्या होता है, बी होता है। सी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो निकल गया, वाई का कोफिशिएंट जो निकल गया, इनके अलावा जो टर्म बचेगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे वो एक टर्म हो, 2 हो या 10 हो या 100 हो, दैट डजंट मैटर। अगर x के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, a। जो y के साथ नंबर लिखा गया है उस साइन के साथ क्या कहलाएगा, b। और a और b के अलावा जो भी टर्म बची वो क्या बचेगा, c। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर, ये तो क्लास 5 का कॉन्सेप्ट है सर, ये तो बचपन में पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। बेटा मुझे पता है कि आप बच्चों ने पढ़ते हुए आ रहे हो, तभी नहीं आता, बहुत से बच्चों को नहीं आता, मगर आई होप बहुत से बच्चों को इंशाल्लाह आता होगा। अब ये देखो एक आर है, अब मैं अगर इसमें से ए और बी और सी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, यहां से x कॉमन आ रहा है तो मैं यहां से x कॉमन ले लूं मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये x कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा 3 + 5k। क्या हो जाएगा 3 + 5k। यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन ले लेते हैं y, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस का 11k। क्या कॉमन आ गया y, और बाकी क्या चीज बच गई, माइनस का 8 प्लस का k। तो तभी मैंने
मैं हर जो बात कहता हूँ बेटा वो मेरी किसी ना किसी बात से लिंक होती है। अब देखो, अब आपको ए बी और सी अगर मैं निकालने को कहूँ तो यहाँ पे मेरा बेटा ए क्या आ रहा है, ए होता क्या है, एक्स के साथ लिखे गए नंबर या टर्म। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स के साथ 3 + 5k। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 + 5k हो गया। देन हमारे पास क्या आएगा मेरा बेटा, बी की वैल्यू। बी मैंने अभी बताया क्या होता है, y के साथ लिखा गया नंबर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है नंबर, 2 - 11k। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 - 11k। और c क्या होता है, मैंने क्या बताया, x या a या b के बाद जो भी टर्म बच जाए वो क्या होता है, c। तो a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, x के साथ लिखा गया नंबर या टर्म। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 5k। y क्या, b क्या होता है, y के साथ लिखा गया नंबर या लिखी गई टर्म। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 11 का k। और जो फाइनल चीज बच गई वो क्या होगा, c। तो क्या आ जाएगा आंसर, -8 + k। -8 + k हमारे पास आ गया। सर ये आपने क्यों लिखवाया ये, बेटा अभी देखते हैं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, हम किसको अभी हमने किसके जरिए हमने ये ए और बी सी की वैल्यूज निकाली हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं बेटा। हमने किसके जरिए ये ए बी और सी की वैल्यूज निकाली हैं, इक्वेशन 1 के जरिए। तो ये पहली इक्वेशन के जरिए निकाली है ना, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, A1 B1 और C1। सर ये आपने A1 B1 C1 क्यों रखा था, समझ में नहीं आया। मैंने क्या कहा, ये जो A B और C लिखे हैं या इनको आप A1 B1 और C1 का नाम दे दोगे। सर क्यों देंगे, मुफ्ते का माल चल रहा है। सर जहन में क्वेश्चन तो बेटा ये भी आपके जहन में आ रहा होगा, सर ये L1 और L2 दो लाइंस थी, तो आपने सिर्फ पहली लाइन के लिए A1 B1 C1 क्यों लिखा। बेटा अब गौर से जरा बात सुनिएगा, आपके पास इन तरह के जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आ रहे होंगे, उसको करने का जो मेथड हुआ करेगा, वो मेथड क्या हुआ करेगा, सबसे पहला इक्वेशन 1 तक का काम तो सेम है, इक्वेशन 1 तक का काम तो सेम है। देन आपने फिर इस इक्वेशन 1 को ही फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, इसके ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाओगे, वाई वाले टर्म्स को एक साइड पे, सी वाले टर्म्स को एक साइड के ऊपर, और फाइनली ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लिया करोगे। अब इनको 1 का नाम क्यों दे रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं, इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन, जो कि लाइन पास कर रही है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और इसका फॉर्मूले में तमाम की तमाम वैल्यूज को डाला है L1 और L2 की। तो मैंने आपको लेक्चर 1 जो कि इस टॉपिक का लेक्चर 1 था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करा था, उस वीडियो से लेकर यानी कि लास्ट पूरी वीडियो से लेकर अब तक मैं एक बात बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऐसी इक्वेशन जो दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही होगी, जाहिर सी बात है उसमें L1 का फैक्टर भी होगा, L2 का भी होगा। तो बेसिकली हम जो L1 + K L2 का फॉर्मुला बार बार डालते हैं, ये कौन सा फॉर्मुला है, ये इस थर्ड लाइन की वैल्यू को निकालने का फॉर्मुला है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो वैल्यू डली हुई है वो जाहिर सी बात है किसकी होंगी, जो हम जो इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसी की वैल्यूज तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। हम जिसकी इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं उसी के अंदर k का फैक्टर आता है, तभी तो हमारे पास, जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है हम उसको कहते हैं कि हमारी थर्ड इक्वेशन है, यानी कि वो हमारी रिक्वायर्ड आंसर वाली इक्वेशन है। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 की, हम A B और C को हम क्या कह देंगे, A1 B1 और C1। और जो सेकंड इक्वेशन होगी इसके A B और C को हम क्या बोलेंगे, A2 B2 और C2। और देन अगर पैरेलल का क्वेश्चन होगा तो पैरेलल की कंडीशन को अप्लाई करेंगे, पर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सर आपकी सारी बातें सही हैं, सर आपकी तमाम बातें समझ में आ गई, मगर सर ये इतना बड़ा कर क्यों रहे हैं। बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है, मैं इतने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूं, तो तमाम के तमाम मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल फिजिकल क्लास की तरह अपने ऑनलाइन मीडियम को भी लेकर चला करूं, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का अच्छा तजुर्बा है मुझे, क्योंकि मुझे आइडिया है कि बच्चे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते, तो नॉर्मली उसी सरकास्टिक वे के अंदर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अच्छा, बच्चा क्या करता है भाई, बच्चे के जहन में एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि सर जरा आप ये तो बताएं कि इस तमाम आपके स्टेप समझ में आ गए, तमाम बातें आपकी समझ में आ गई, मगर ये इतना लंबा काम करने की नीड क्या है। बेटा हम निकाल कह रहे हैं के, हमें जितनी मंजन कहानियां और ये फजूल की हरकतें कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, के लिए। तो इनिशियल काम तो सेम है। यहां पे हमें अगर डायरेक्टली पॉइंट गिवन होता तो टाइप 1 के क्वेश्चन बन जाते। टाइप 1 के क्वेश्चन क्या आते हैं, पॉइंट गिवन होगा, मजे से एक्स के ऊपर एक्स की वैल्यू डालो, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू डालो, सिंपल के की वैल्यू आएगी, वापस क्वेश्चन 1 में डालो, सॉल्व हो गया। यहां पे हमें A1 B1 C1 निकालना पड़ा करेगा
इक्वेशन 1 से, और ये जो हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन हुआ करेगी, इधर आपकी लाइन पैरेलल होगी परपेंडिकुलर होगी, इस फर्दर इक्वेशन के जरिए जो कि कंडीशन की इक्वेशन होगी, इसके फैक्टर्स को हम कहा करेंगे a2 b2 और c2, और देन फिर चेक किया करेंगे आया हमारा क्वेश्चन पैरेलल के ऊपर गिवन है या फिर आया हमारा क्वेश्चन परपेंडिकुलर के ऊपर गिवन है। जिसके ऊपर भी गिवन हुआ करेगा उसका फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे जो कि मैंने सिखाया। अगर मैं एक क्वेश्चन को इतने डिटेल में समझा रहा हूं, इसकी रीजन क्या है, मेरे हर बच्चे को समझ में आई गेस इंशाल्लाह समझ में आएगा अगर तरीके से पढ़ोगे तो। अब देखो आपने क्या करा, a1 b1 c1 निकाल लिया किसके जरिए, इक्वेशन 1 के जरिए। अब मैंने क्या बात करी, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा अब दूसरा वाला काम तो बहुत इजी सा है, जो आपको कंडीशन की इक्वेशन गिवन होगी उसके जरिए क्या निकाल लोगे, a2 b2 और c2। तो कंडीशन की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, ये वाली गिवन है, तो थोड़ा सा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन lines are parallel, lines are parallel, according to the question lines are parallel। और पैरेलल लाइन के अंदर आपको कौन सी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 6x प्लस का 13y माइनस का 25 इक्वल टू 0। पॉजिटिव 25 गिवन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा मेरा बेटा। इस इक्वेशन के जरिए आप ए बी और सी अगेन निकालेंगे, मगर जो ए बी और सी आएंगे वो कौन से आएंगे, a2 b2 और c2। तो यहां से जो a2 आएगा वो क्या आएगा, 6, b2 क्या होगा, b क्या होता है सर, ये a कैसे 6 आ गया बेटा, a क्या होता है x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब x के साथ लिखा गया नंबर, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, c की वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का 25। अब चूंकि आपकी लाइंस क्या है पैरेलल, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पैरेलल वाला। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइंस आर पैरेलल, यस यहां पे लिख देंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल। हम जो इतनी मुशक्कत कर रहे हैं इसके रीजन क्या है, मुझे शौक नहीं है बेटा, क्या रीजन है, के की वैल्यू निकालने का स्टैंडर्ड तरीका यही है। तो क्या करेंगे, कंडीशन यूज कर देंगे। क्या है कंडीशन पैरेलल लाइंस की, कि कभी भी दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल आ जाएं तो क्या मतलब है, a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट का x का कोफिशिएंट लिखा जाता है सेकंड के b के कोफिशिएंट के साथ, और सेकंड का a का फर्स्ट के b1 के साथ। तो ये जो हमें आंसर देगा ये पैरेलल वाली कंडीशन को प्रूफ भी कर रहा होगा। ये बातें कोई और टीचर नहीं बताता, मैं बताता हूं खाली। क्यों, क्योंकि एप्टीट्यूड में काम आती हैं, क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज में काम आती हैं। क्या बात, अभी आखिर में उसको डिस्कस करेंगे, आंसर आएगा इंशाल्लाह। तो a1 की वैल्यू क्या आई हुई है बेटा आपके पास, 3 प्लस 5 के। a1 की क्या वैल्यू आई हुई है आपके पास, 3 प्लस 5 के। b2 की क्या वैल्यू आई हुई है, ये जो आपके पास टर्म है ये क्या है, b2 आई थी ना, ये सेकंड लाइन की। b2 की क्या वैल्यू आई हुई है आपके पास 13, तो यहां पे क्या आ जाएगा 13 पे 13 माइनस का सिंबल। a2 की क्या वैल्यू आई है, a2 क्या है 6 आई है बेटा। b1 की क्या वैल्यू आई है, b1 कौन सा है, ये वाला b1 ये रहा, क्या ये 2 माइनस का 11 के, क्या ये 2 माइनस का 11 के इक्वल टू के बाद 0। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां से बेसिकली k की वैल्यू मिलेगी। तो हमने जो भी इतना लंबा स्टेप करा कि 25 मिनट के ऊपर, ऑल्दो मेरी वीडियो जा रही होगी सिर्फ क्वेश्चन 1 के ऊपर, बट जब आप ओरिजिनल में कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली 3 से 4 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। मैं जो इतनी डिटेल में समझाता हूँ, मैं डिटेल में समझाने की मुझे आदत है, इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए डिटेल में समझाता हूँ, वरना ऑब्वियसली बहुत कम टाइम के अंदर इंशाल्लाह इजीली हो रहा होगा। या फिर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये टाइम मार्जिन और कम हो जाता है। मैथ्स रटने का नाम नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस का नाम है, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स नहीं परफॉर्म कर सकते। सॉरी टू से, लोग मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, अम्मा अब्बा कहते हैं बच्चे को भाई रटवा दे। अबे कैसे रटवा दूं, मैथ्स तुम्हारे बच्चे की इंग्लिश का सब्जेक्ट थोड़ी है, साइंस का सब्जेक्ट थोड़ी, रटवा दो उसको। मैथ्स प्रैक्टिस का नाम है, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, पास पेपर सॉल्व करोगे, चीजें देखोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी। मैथ्स किताब रटने से नहीं आ सकती, मैथ्स इन क्वेश्चन को रटने से नहीं आ सकती। मैं ऑल द बुक के 80% क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर हमेशा, बट स्टिल आप और चीजें करो, पास्ट पेपर्स के ऊपर जाओ बेटा। जब तक आप ये सब नहीं करोगे तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तब तक आप अचीव नहीं कर सकते एक अच्छे मार्क्स। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, दिन में 1 घंटा मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करो। वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या करेंगे भाई, a1 b2 दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 13 जाके 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 13 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा। 13 3 क्या होता है मेरा बेटा, जवाब आने चाहिए मेरे पास, इतनी जोर से बोलो कि मुझ तक आवाज पहुंचे। 13 3 39, 13 5 क्या होता है मेरा बेटा 65।
क्या होता है 65k, के का के एज इट इज, फिर माइनस का साइन, ये माइनस का 6 जाकर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 6 टू द 12। बच्चे गलती करते हैं, इस माइनस के साइन को 2 से तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आगे भूल जाते हैं, आगे खा जाएंगे भाई। अबे अल्लाह के बंदे, माइनस का 6 पूरा मल्टीप्लाई होगा माइनस के 11 से, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 66k। सर ये क्या कर दिया आपने ऐसा यहाँ पे बेटा, ये माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 11 से, तो क्या बनेगा पॉजिटिव 6। मैं मेजॉरिटी गलती भी बताता हूँ बच्चों की क्या कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी अवाम यहाँ पे क्या करेगी, सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई करवा देगी 2 के साथ और 11 के साथ। अबे 6 थोड़ी है, उसका माइनस का साइन भी तो है, वो भी जाके कन्वर्ट करेगा आपके साइंस को। इंटर में आ जाते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों के पास। 39 माइनस का 12 कितना हो जाएगा 27, कितना होता है 27। और 65 प्लस का 66 के कितना होता है 65 प्लस 66, 5 6 11 का 1 और 1 वहां पे, तो 131 13 हो जाएगा ना। हाँ 131 प्लस का 131 के प्लस का 27, आई एम सो सॉरी, क्या हो जाएगा 131 के प्लस का 27 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है आपको, के की वैल्यू, प्लस का 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 27। 131 यहाँ पे के से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या वैल्यू आ रही है के की, सर ये तो गलत नहीं आ रही वैल्यू, ऐसी अजीब सी आ रही है बेटा। अगर सॉल्यूशन सही कर रहे हैं ना तो अपने ऊपर एतबार करना सीखो। तो आपकी के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही होगी माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 131। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ के की वैल्यू को निकालने के लिए सारी वर्किंग करी है, और ये वाले क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू टुच्चे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने करे ना, पॉइंट वाले क्वेश्चन जो लेक्चर अभी 2 में देख के आ रहे हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, कि पॉइंट गिवन होगा मजे से इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो और के की वैल्यू आ जाएगी। नहीं भाई, इंटर के अंदर हो, एग्जामिनर कभी भी ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं देता, हमेशा याद रख लेना। क्वेश्चन हमेशा वो आएगा जो तुमसे सॉल्व नहीं हो सकता मेजॉरिटी टाइम्स। कि जाहिर सी बात है ना, अगर तो नर्सरी वाला क्वेश्चन आने है तो फिर जरूरत क्या इंटरमीडिएट की मैथ्स पढ़ने की, फिर तो जाके नर्सरी क्लास पढ़ो। तो हमेशा क्वेश्चन मुश्किल वाले आते हैं। तो शुरू के अंदर टाइप नंबर 1 के जो हमने क्वेश्चन देखे लास्ट लेक्चर के अंदर 5 क्वेश्चन पढ़े थे, उनमें से 4 क्वेश्चन बिल्कुल फजूल है। सिर्फ वाई इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत अच्छा है और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो क्वेश्चन पेपर में फिर भी बहुत ज्यादा आए पे एज कंपेयर टू बाकी के शुरू के 3 क्वेश्चन, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से मजे मजे के। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल तरीके से भाई हमें जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से भैया पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाई, देन इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद के की वैल्यू को फाइंड करने का काम करा। अच्छा, मैं इसलिए दोबारा रिपीट करूं और किसी को कोई स्टेप मिस होगा तो उसके जहन में आ जाए। देन किस तरह हमने के की वैल्यू निकाली है, इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है एक और लाइन के, वो पैरेलल है एक और लाइन के। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करा, हमने जो हमें इक्वेशन 1 गिवन थी हमने इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करा, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर गए, वाई वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर गए और वहां से ए बी और सी निकाल लिया। ये ए बी और सी जो आया ये A1 B1 और C1 आया। और सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसके जो हमने फैक्टर्स निकाले A2 B2 C और C2। चूंकि क्वेश्चन में कंडीशन किस चीज की गिवन थी, पैरेलल की, तो फिर हमने पैरेलल का फॉर्मूला इस्तेमाल करा, जो फॉर्मूला मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ाया। ये कभी भी 2 लाइंस पैरेलल होंगी तो लाजमी सी बात है उसके लिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करोगे। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा पैरेलल की इक्वेशन जनरेट करने के अंदर। वो इक्वेशन अभी क्या है कि उसको भी देखेंगे, बड़ी मजे की चीज है, वो भी एमसीक्यूज के लिए बहुत काम के फैक्टर होता है, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में और समझा चुका हूं। अच्छा, देन फिर हमने क्या पढ़ा भैया कि हमने उसके अंदर जो हमें कंडीशन गिवन होती है पैरेलल वाली, उसके अंदर हमने A1 B1 B2 A2 की वैल्यूज डाल दी तो उसके ऊपर हमें K की वैल्यू मिल गई। यानी कि K की वैल्यू को निकालने के लिए सारा का सारा काम करा था हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, इस K की वैल्यू को स्टार्टिंग और एंडिंग बिल्कुल सेम है, वही बिल्कुल शुरू के 5 क्वेश्चन जैसी जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि सबसे पहला काम वहां पे स्टार्टिंग में क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 तक बनाना, और लास्ट का काम ये होता है जब K की वैल्यू निकल जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल के आंसर्स निकाल लो। तो K की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है माइनस का 27 डिवाइड बाय 131। इस वैल्यू को उठा के मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर अपनी 1 में डाल देंगे हम। तो क्या करेंगे, पुटिंग K की वैल्यू जो हमारी आ रही है, क्या आ रही है माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 131 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब ये वैल्यू डालूंगा मैं तो क्या इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये रही इक्वेशन नंबर 1। क्या आ रही है 3x प्लस 2y माइनस का 8, क्या आ रही है 3x प्लस का 2y माइनस का 8, फिर क्या आ रहा है प्लस का k की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 131 और फिर क्या वैल्यू है 5x माइनस का 11y 5x माइनस का 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0। सर ये तो k की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है सर, इसको तो सॉल्व करते करते हम शहीद ना हो जाएं। बेटा कोई शहीद नहीं हो गया, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर इसलिए अलाउ किया हुआ है। इंसान के बच्चे बन के इसको सॉल्व करना होता है और इंसान के बच्चे बनना सीखें आप तमाम के तमाम लोग। मतलब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कभी कभार के
आप अज्यूम नहीं कर सकते। मेरी हतुल इम्कान कोशिश ये होती है कि भाई उन क्वेश्चंस को भी जवाब दे सकूं ऑनलाइन मीडियम के ऊपर। तो भाई बिल्कुल आसान तरीके से करना है। कैसे करना है? देखो, जो काम उसमें करते थे वही काम करना है। जाहिर सी बात है 131 हर एक के फैक्टर में होगा। कैसे आएगा 131? ये तो ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके फैक्टर्स के अंदर 131 तो एलसीडी चला जाएगा। बट यहाँ पे आपको 131 मल्टीप्लाई डिवाइड करके एलसीएम लेके लाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब 131 डिवाइड होगा 3x से तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये आना चाहिए 393x। 131 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ रहा होगा 262y। और 131 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के 8 से तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1048। क्या बन जाएगा? और एलसीएम में सबके नीचे क्या आ जाएगा? 131। अच्छा, किसी के जहन में क्वेश्चन आया कि सर आपने 131 इससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाया? बहुत से बच्चों के ध्यान में आ जाता है। कोई मसले की बात नहीं बेटा, अगर बेसिक मैथ्स आपकी कमजोर है, आप आज तक ट्यूशन वाली बाजियों से पढ़ते हुए आए तो कोई मसले की बात नहीं। मैं इस पर आपको गिल्ट नहीं करता या आपको मैं इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता। नहीं, एक चीज आती मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये फैक्टर इस पूरे से वैसे ही मल्टीप्लाई हो है तो डिवाइड वाली टर्म जब कोई मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं होती उस टर्म के साथ। तो ये वाली जो 131 है ना, ये पूरी की पूरी टर्म से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 134 डायरेक्टली इन सबके नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाएगा, नीचे नीचे पहुंच जाएगा। ऑन दी अदर एंड फिर प्लस का साइन आया और फिर ये तमाम की तमाम टर्म्स मौजूद है। तो 131 अगर इन तमाम टर्म्स के नीचे आपको लेकर आना है तो अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं, क्या प्लस आ रहा है, तो फिर क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के वही मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड होता है, तो उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैंने इजीली आपको बता भी दिया। और ऊपर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस का 27 तमाम की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 27 मेरा बेटा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 27 आई गेस ये बन रहा होगा माइनस का 125x। माइनस का 125x माइनस 27 जब माइनस के 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 297y। और माइनस का 27 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से तो माइनस का 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से ये 131 जो यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा होगा, ये जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा सबसे पहले तो मैं इसको खत्म करवा दूंगा। एक्स वाली टर्म्स को आप एक साथ माइनस सिंप्लीफाई करवा दो तो 393x माइनस 125x क्या आंसर आपके पास आ रहा होगा? 393x और माइनस का ये 125x नहीं होगा, कुछ और होगा। नहीं, सही है, सही है 125x ही होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये 258x। ये डायरेक्टली कैलकुलेटर ऊपर करेंगे, पहले बता रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से आप प्लस माइनस करते हैं, वो आई गेस इंटरमीडिएट में आपको पता होगा। मैं आपको लेक्चर जरूर दूंगा बट ये चीज़ तो ऑब्वियसली पेम्पर करने वाली बात है। अगर मैं आपको ये भी समझाऊँ कि भाई ये 393x माइनस का 125 कैसे हो रहा है? 393 125 9 में से एक कैरी लिया 13 आया, 13 में से 5 निकाल रहे हैं कितना आया? तो ऑब्वियसली वो मैट्रिक की 5 क्लास की मैथ्स हो सकती है, किसी इंटरमीडिएट की नहीं हो सकती। तो वो कैलकुलेटर आपको होगा, आप उससे कर सकते हैं। सिंपल तरीके में आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ किस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट तरीके बात जो होगी उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 258x देन माइनस का साइन, फिर क्या आ जाएगा? 559y, फिर क्या आ जाएगा? माइनस का 1075 इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनली इक्वेशन आ रही होगी। मगर मुझे साफ पता चल रहा है जो इक्वेशन आ रही है ये आई गेस कौन सा टेबल में आ रही है? यहाँ पे बेसिकली कौन सा टेबल खोल रहा होगा? 43 का टेबल। सर ये आपको वैसे पता? सर आप तो रट के बैठे हैं बेटा, रट के नहीं बैठा, बस साफ पता चल रहा है कि ये जो जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं ये एक टेबल के आने वाले लग रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके पास डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। इस स्टेट के अंदर अपने आंसर को आप छोड़ नहीं सकते। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, आपको अपने आंसर को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लिखना होता है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी नहीं आई है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगी? जब मैं फैक्टर्स निकाल लूंगा तो फैक्टर्स हम कैलकुलेटर के जरिए इजीली होता है निकालना। क्या आ जाएंगे? 43 सब में कॉमन आ रहा होगा तो क्या बचेगा? 6x, फिर क्या आ रहा होगा? प्लस का 13y अच्छा ये प्लस होगा, ये प्लस का सिंबल यहाँ पे 13y, और देन क्या आ रहा होगा आपके पास? माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो 43 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी जगह डिवाइड हो रहा होगा तो आपका फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा? 6x प्लस का 13y माइनस का 25 इक्वल टू 0। सर ये आपने क्या काम करा? सर कुछ समझ में नहीं आया। बेटा मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करा, कोई न्यूटन की साइंस नहीं लगाई। सिंपल तरीके से जो के की वैल्यू आ रही थी उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाला है। इक्वेशन नंबर 1 में डालने के बाद सिंपल मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम वगैरह लिए है। ये काम क्लास 5 वाला है, ये काम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है। सिंपल तरीके तुमने एलसीएम लेने के बाद तुम्हारे पास ये आंसर आ रहा होगा। इस आंसर को चेक करोगे फर्दर सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। कैसे पता? क्या सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आते नहीं आते? क्या 3 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल आती हैं। तो मैं बार बार करके एलसीएम लेके चेक कर लेंगे हम। तो फाइनली जो इक्वेशन आ रही होगी हमारे पास वो ये आ रही होगी 43, इसके अंदर कॉमन आ रहा होगा 43 6 दैट 58, तो इसमें कॉमन आ रहा होगा। सर ये आपको कैसे पता चला? सर ये तो बहुत सा मुश्किल हो जाएगा सर इस तरह कॉमन निकालना। तो बेटा बिल्कुल आपने सही कहा,
आइए जरा क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है कि आपकी जो लाइन थी, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी, वो पैरेलल थी इस लाइन के। तो जरा दोनों की इक्वेशंस तो चेक करो बेटा। यहां पे क्या दोनों की इक्वेशंस भी सेम आ रही हैं आपके पास? बिल्कुल सेम आ रही है सर, क्या मतलब आपका? तो बेटा हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने क्या ये बात पढ़ी थी, कभी भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, उनके x और y के कोफिशिएंट की वैल्यू सेम होना शर्त है और कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मगर मेजर चीज क्या है कि x और y, हमेशा x और y की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो ये जो वैल्यू है इसके पैरेलल थी, इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम। तो मैंने क्या आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था, कभी भी दो लाइंस अगर आपस में क्या हो? पैरेलल हो, तो लाइन 1 और लाइन 2 दो लाइंस क्या अगर आपस में पैरेलल है तो लाजिम बात है कि उनके x का फैक्टर और y का फैक्टर लाइन 1 का बराबर होगा इसके लाइन 2 के x और y के फैक्टर के। तो बेटा मैंने यही बात तो आपको समझाई थी और पढ़ाई थी उस वक्त भी, अभी भी बात है। मगर अगर ये बात आपको नहीं भी समझ आती कोई मसले की बात नहीं है, मगर बस मेन कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में जरूर रखना है कि ऐसा भी हो रहा होता है। आई गेस आपकी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन बहुत ही इजी सा था, क्वेश्चन इतना कोई खास मुश्किल नहीं था, सिंपल एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। क्या पैटर्न पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था कि सर यहां पे जो हमें चीजें गिवन थी ना बेटा, वो क्या गिवन थी? अच्छा, जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही हो उसके अंदर वैल्यू सेम ही आ रही हो। मैं इसको भी रिपीट कर देता हूं भाई, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फाइनल वैल्यू गिवन हो उसके अंदर सेम ही पैरेलल वाली इक्वेशन आ रही हो। यहाँ पे इत्तेफाक से सेम आ रही है तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट भी दोबारा से रिवाइज करवा दिया। बट ऐसा कंफर्म नहीं है हमेशा कि भाई ऐसा ही लाजमी होगा कि अगर आपकी जो फाइनल की इक्वेशन आ रही हो वो आपकी पैरेलल वाली इक्वेशन से मैच करती हुई हो, ऐसे लाजमी बात नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बच्चे क्या करते हैं वो सर की बात को हरूफ आखिर समझ लेते हैं, भाई ऐसा नहीं है। ओपनली कहता हूँ कुछ केसेस में हो भी सकता है, कुछ में नहीं हो सकता, मगर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बरकरार रहेगा। कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो एक्स और वाई के दोनों के फैक्टर सेम होंगे, कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। दो लाइंस कभी भी परपेंडिकुलर होंगी तो एक के एक्स की वैल्यू दूसरे के वाई में होगी, एक की वाई की वैल्यू दूसरे के एक्स के अंदर होगी, बीच में साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और ये जो चीज हमने पढ़ी ये क्या थी? दो फॉर्मुलाज थे। कौन से दो फॉर्मुलाज थे कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके ऊपर कौन सा फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो, दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके ऊपर कौन सा फॉर्मुला अप्लाई कर सकते हो। आई गेस यहाँ तक की बात क्लियर है आप तमाम लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। कह रहा था कि एक लाइन दूसरी लाइन की पैरेलल है और इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए हमने लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड करा। पहले हमें वही सेम काम था इक्वेशन नंबर 1 तक, देन हमने क्या काम करा? बेसिक सा काम करा। क्या बेसिक सा काम था भाई? बिल्कुल ही बेसिक्स और बच्चों वाला काम हमने करा। कैसा बच्चों वाला काम था कि भैया सिंपल तरीके से हमने a1 b1 कहा और c1 का इक्वेशन 1 के फैक्टर्स को और जो सेकंड इक्वेशन मुझे गिवन थी क्वेश्चन के अंदर पहले परपेंडिकुलर बेस्ड, उसको हमने क्या कहा? a2 b2 और c2, और इन दोनों को इन पे फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, इधर पैरेलल का इधर परपेंडिकुलर का, जो भी होगा उसको फॉर्मुला अप्लाई कर दिया करेंगे। अप्लाई करने का के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन 1 में डाला और सिंपल तरीके से इक्वेशन निकाल ली। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर इसको इतनी डिटेल में समझाया बेटा, क्या रीजन है कि आपको समझ में आ जाए। अब बेटा आ रहा है पार्ट नंबर 7। ये पार्ट नंबर 7 आपका होमवर्क होगा, इसको मैं कतई तौर पर सॉल्व नहीं करवा रहा, मैंने एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा दिया। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरेलल का ही केस आ रहा है, सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बट इसका जो आंसर आ रहा होगा उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, वो आ रहा होगा 40x प्लस का 30y माइनस का 83 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ रहा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। अब आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन के केस से बट इसमें सेम नहीं आ रही। मैंने अभी आपसे कहा हुर्फ आखिर नहीं होता भाई, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ में ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इसका आंसर यार होगा, ये पार्ट नंबर 7 के आपका होमवर्क है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं अपने। बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे कह दे कि आपकी लाइन पैरेलल है एक्सिस ऑफ एक्स के, या कभी भी एग्जामिनर छेड़ने के लिए क्या करता है, अच्छा एग्जामिनर हमारा बड़ा चालाक है, हमारा एग्जामिनर जो है ना बड़ा चालाक है, वो हमेशा कोशिश करता है ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दिए जाए जिनमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो अगर तो आप मैथफ्लिक्स से पढ़ लो, अगर आप हाशिम ज़ैद से पढ़ लो, तो इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट आपके लाजमी क्लियर करूंगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है क्योंकि मैंने उसको चैप्टर नंबर 2 से बात पढ़ाई हुई है। अभी जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगी क्या बात है, इजीली मुस्कुराओगे बल्कि बैठ के, क्या बात है। मैंने आपको जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने आपको उसी वक्त ये कॉन्सेप्ट दे दिया था, उस क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कहा था, कोई भी लाइन एक्स पे कट करे तो क्या कहते हैं उसे, एक्स इंटरसेप्ट, और एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर क्या चीज जीरो होती है। आपने मुझे कहा था सर y की वैल्यू हमेशा एक्सिस ऑफ x के ऊपर या एक्सिस ऑफ x के ऊपर क्या चीज जीरो होगी। आपने मुझसे कहा था सर ये जो आपके पास x एक्सिस की लाइन है इसके ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है, y की वैल्यू जीरो होती है।
तो यही तो आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको दिया था जब वाई इंटरसेप्ट पढ़ा रहा था, मैंने कहा बेटा वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के ऊपर कट करते हुए जा रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट तो क्या होता है, जो भी होता है 0, B वाला, मगर मेन चीज मैंने वहां पे आपको एक चीज और बताई थी जो टॉपिक से हटके थी, मैंने कहा था आगे काम आएगी। क्या कहा था कि मुझे बेटा एक सवाल पूछा था आपसे, जो कि मैं अपनी हर, चाहे वो एप्टीट्यूड का लेक्चर हो चाहे वो इंटरमीडिएट को, जब कभी इंटरसेप्ट का टॉपिक आता है वो सवाल लाजमी पूछता हूं, क्योंकि सवाल है ही इतना खूबसूरत। मैंने पूछा था आपसे कि मुझे बात बताओ कि वाई एक्सिस की जो लाइन है, ये जो वाई एक्सिस की खूबसूरत सी लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या चीज जीरो होगी। तो आपने जवाब दिया था, एक दो बच्चों ने क्या कहा था, सर एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो होगी ना, सर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि इस वाई की लाइन के ऊपर क्या चीज जीरो होगी, वैल्यू ऑफ एक्स जीरो होगी। तो ये वैल्यू ऑफ एक्स का जीरो होना, यही तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होता है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, उसके ऊपर जो चीज जीरो है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज जीरो होती है, वाई इक्वल टू जीरो। अबे अल्लाह के बंदे, कुछ बावले टीचर्स भी और कुछ स्टूडेंट्स भी इनके रट्टे लगवाते हैं। भाई इनके रट्टे कौन लगाता है, अगर कॉन्सेप्ट लिया हुआ तो इनके रट्टे क्यों लगाओगे, इसके रट्टे लगवाए जाते हैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर ट्यूशन वाली बाजियों के पास, इसलिए इनके खिलाफ हूं। अगर पूछते हो मैं इनके खिलाफ क्यों बात करता हूं, इसलिए बात करता हूं, कॉन्सेप्ट दो बच्चे को वो चीज को वैसे याद हो जाएगी, कॉन्सेप्ट दो बच्चे को वो चीज को वैसे याद हो जाएगी, ना कि आप इस चीज के रट्टे लगवाओगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन है। क्या चीज जीरो होती है एक्सिस के ऊपर, वाई की वैल्यू। वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज जीरो होती है उसकी इक्वेशन है, क्या चीज जीरो होती है, वैल्यू ऑफ वाई। वाई एक्सिस पे क्या चीज जीरो होती है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो उसकी इक्वेशन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ आज के इसको याद करने की जरूरत पड़ सकती है, इंशाल्लाह कभी नहीं पड़ेगी। मैं तभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतनी मेहनत करता हूँ क्योंकि अगला दौर एप्टीट्यूड का होता है, और एप्टीट्यूड के अंदर आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कितनी जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एडमिशन भी ले लिया होगा एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए अब तक, तो बट अगर नहीं लिया तो मैं इतना कहूंगा अपने कॉन्सेप्ट पे मेहनत करते जाओ, जितने कॉन्सेप्ट मेहनत करोगे उतना आपके लिए फायदा है। अब देखिए बेटा आपके पास पार्ट नंबर 8 आ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। मैंने क्या कहा, एग्जामिनर की जाती ख्वाहिश ये होती है डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया जा सके, मगर इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि तुमसे वो बोलेगा 10 घंटे का क्वेश्चन दे देगा, नहीं भाई। डिफिकल्टी इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने जहन को यूज करे, उस जहन को यूज करे। अगर रट्टा मार के बच्चा बैठा हुआ है, मैथ से क्वेश्चन को याद करके बैठा हुआ है, तो वो बच्चा फिल्टर आउट करे, वो बच्चा फेल करे टेस्ट को। और टेस्ट बनाना ऐसी को कहते हैं, अगर एक अच्छा एग्जामिनर होगा, ना कि वो 2 रुपये नॉर्मल एग्जामिनर जो होते हैं कि आसान से पेपर दे दिया, नहीं, पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल दिया जाना चाहिए। अगर मैं कभी पेपर सेट करूं, मैं लाजमी तौर पे ऐसे पेपर सेट करूंगा जो बच्चे कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे पता है मैंने क्या चीज पढ़ाई है, तो फिर मैं ये बात चाहूंगा कि भाई बच्चे की तरफ से रिस्पांस वही है जो मैंने पढ़ा है उसको, और अगर मैंने मुझसे मेहनत करी है तो मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे रिजल्ट दिया जाए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आइए समझ लेते हैं इसके डायग्राम के जरिए। पहले तो वही चीज है, स्टार्टिंग सेम क्वेश्चन नंबर 16 जो हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। L1 की वैल्यू गिवन है, L2 की वैल्यू गिवन है, और क्या कह रहा है, एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। क्या कह रहा है, एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। सर क्या मतलब है इसका, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स। सर अभी तो हमने पढ़ा था टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर पॉइंट गिवन होता था, आपने जो टाइप 2 का क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर तो इक्वेशन गिवन होती थी। तो सर यहाँ पे तो एक्सिस ऑफ एक्स है दिया, तो बेटा अभी मैंने आपको यही बात तो समझाई, कभी एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल कह दिया जाएगा तो उसकी इक्वेशन तुम्हें खुद से पता होनी चाहिए। पैरेलल एक्स कह देगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन वाई एक्सिस की तुम्हें खुद पता होनी चाहिए। कह देगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन तुम्हें खुद पता होनी चाहिए। अब यही तो डिफिकल्टी लेवल है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात आ गई। यहां पे एग्जामिनर ने तुम्हें क्या कह दिया कि अब जो कंडीशन दे रहा है के निकालने के लिए, कंडीशन वही है पैरेलल परपेंडिकुलर वाला, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, मगर यहां पे वो इक्वेशन खा गया, उसने सिंपल कह दिया एक्सिस ऑफ एक्स। अगर अब एक नॉर्मल बच्चा होगा, एक लेजेंड तरह की कैटेगरी का बच्चा होगा, लेजेंड उसे कहते हैं, सर फाखिर भाई हमारे कहते थे केमिस्ट्री के उस्ताद, और आपके मेरे केमिस्ट्री के भी कॉलीग भी होते हैं, वैसे केमिस्ट्री टीचिंग करते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, वो एक बात कहते थे, मेरे उस्ताद भी थे, कहते थे भाई एक लेजेंड बच्चा बैठता है क्लास के अंदर, लेजेंड का मतलब ऊपर से ही आता है, उसके ऊपर ऊपर से नाजिल होता है, ऊपर से आता है। सर इसका मतलब क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ एक्स का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, उसको आप खुद कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करोगे, y इज इक्वल टू 0 जो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। तो आइए क्वेश्चन जरा फिगर के जरिए समझ लेते हैं। आइए बेटा हमारा क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें अगेन एक लाइन निकालनी है, एक ऐसी लाइन निकालनी है जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, मगर कंडीशन क्या दे रहा है कि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो हमने एक लाइन बना दी,
ये लाइन कैसी है, एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, सॉरी एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ये रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है मेरे किसके, एक्स एक्सिस के। अच्छा, यानी कि मुझे इस लाइन की वैल्यू को निकालना है, ये एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल सेम काम है, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे पता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सिंपल y इज इक्वल टू 0। तो सर इसमें सिंपल क्या है बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर कैसे, क्या मतलब आपका? देखो स्टार्टिंग वाला काम तो बिल्कुल सेम है, वो आप लिख लोगे। We have to find the equation of a line passing through the intersection of the line। वो लाइन लिखना लाजमी है, पहले बता रहा हूं। L1 की जो वैल्यू गिवन है उसको लिखोगे देन आप लोग, फिर L2 की जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसको लिखोगे आप। L1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहां पर, x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 3x माइनस 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब अगेन इक्वेशन निकालनी है, दो लाइनों के इंटरसेक्ट से पास हो रही है, तो वो वाला काम भी सेम है। मैंने क्या कहा, इसमें मेजॉरिटी काम सेम ही रहेगा, सिर्फ कंडीशन को समझना जरूरी है। कंडीशन समझ में आ गई तो बस फिर उठा के दे धनाधन एग्जामिनर के साथ खेलना है। एग्जामिनर अगर बच्चा समझ गया तो फिर एग्जामिनर के साथ खेलना है। अगर स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को या कंडीशन को समझ गया तो फिर एग्जामिनर के साथ खेलना कंपलसरी है भाई। L1 की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस 2y माइनस का 5 प्लस का k एज इट इज। L2 की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, 3x माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1? क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1? अगेन बिल्कुल सेम काम, कोई मसले की बात नहीं है। टाइप 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर का जिक्र आ जाएगा तो उसका क्या मतलब है, टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, पैरेलल के फॉर्मूला और परपेंडिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या बनाना है, a1 b1 a1 b1 और a2 b2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमारी बन गई इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करके। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y माइनस का 5, k जाके ब्रैकेट ओपन होगा तो k जाके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3kx। ये k जाके 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2ky। k जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का k इक्वल टू 0। तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दो बेटा, y वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दो, कांस्टेंट बेस टर्म्स को एक साइड पे कर दो। तो x वाली टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं, x प्लस 3kx। क्या क्या आ रही हैं, x प्लस 3kx। वेरी गुड मेरा बेटा। y वाली टर्म्स कौन कौन सी आ रही है, 2y माइनस का 2ky। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2y माइनस का 2ky। और फिर कौन सी आ रही है, माइनस का 5 प्लस का k कांस्टेंट एज यूजुअल हमारी। अच्छा, इक्वल टू 0। माइनस लगा दे यार, मसले की बात है, परेशान मत होना भाई। अच्छा क्या करेंगे भाई, x वाले कांस्टेंट्स को एक साइड पे, x वाले फैक्टर्स को एक साइड पे कर दिया, y वाले फैक्टर्स को एक साइड पे कर दिया। अब क्या काम करना है, a1 b1 और c1 को डिजाइन करना। c1 को ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूले में c1 नहीं आता, सिंपल a1 और b1 को करना है। a क्या होता है बेटा, x का कोफिशिएंट। कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। यहां से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x को। अगर यहां से x को कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस का 3k। यहां से y को कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, प्लस का y कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 2। सर 2 क्यों नहीं कॉमन लिया, बेटा मैं यहाँ पे खेल मजाक मस्ती नहीं कर रहा, 2 कॉमन ले लूंगा। मुझे y का फैक्टर इसलिए चाहिए ताकि b2 बना सकूं। बच्चा लेजेंड बच्चा होता है, लेजेंड बच्चा जिसके बारे में बताता हूं अक्सर। लेजेंड बच्चा क्या कहता है, सर ये 2 को भी तो कॉमन ले ले, 2 भी तो कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर। बेटा यहाँ पे गिल्ली डंडा थोड़ी खेल रहे हम लोग कि क्रिकेट मैच थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे 2 को भी कॉमन ले लूंगा मैं। मुझे बनाना क्या है, b2 सिंपल क्या होता है, y का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के अंदर सिर्फ y बाहर होना चाहिए भाई। तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 2k। और लास्ट टर्म को c को लो ना लो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट के अंदर टर्म आती नहीं है बेसिकली। अच्छा मेरा बेटा, सर अब क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे अब मेरा बेटा, हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 प्लस 3k। इसका मतलब क्या है, क्या चीज है, ये a1 की वैल्यू आ रही है, यानी कि a1 की क्या वैल्यू आ रही है, 1 प्लस 3k। और जो y की वैल्यू आ रही है 2 माइनस 2k, y का कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b, यानी कि y का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, b1। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2k। अच्छा, और सेकंड लाइन हमें क्या गिवन है, ये वाले क्वेश्चंस पेपर में और इसीलिए आते हैं। अब उसने क्वेश्चन में हमसे, यहां तक की बात क्लियर है आपको, सिंपल तरीके से हमें जो 2 लाइंस गिवन थी उनके जरिए इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। और ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का मतलब क्या है, पैरेलल और परपेंडिकुलर का क्वेश्चन जब कभी आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर पैरेलल परपेंडिकुलर, तो हम उसके फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला में चूंकि a1 b1 a2 b2 आता है तो पहले उन चीजों को फाइंड करना होगा। तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से उन चीजों को फाइंड कर लिया। यहां तक की बात आएगी, सब पे क्लियर होगी। अब सेकंड चीज, कंडीशन क्या दे रहा है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो पैरेलल परपेंडिकुलर अप्लाई करना होता है। तो सेकंड इक्वेशन क्या दे रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x, यानी कि जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ x के पैरेलल है। मुझे पता है कि एक्सिस ऑफ x की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0।
तो सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है मेरी, y इज इक्वल टू 0। सर अगर ये इतनी छोटी सी बात है तो आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, मतलब इतना आप उससे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा यहां पे मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। हमारे पास अब बहुत सा बच्चा आता है कहता है सर ये सेकंड इक्वेशन तो गिवन है मगर इसको अंदर से अब क्या निकालेंगे। बेटा जाहिर सी बात है, अगर पहली वाली इक्वेशन से आपने a1 b1 निकाल लिया यानी कि इस इक्वेशन 1 से, तो इससे क्या निकालोगे a2 b2। अब कॉन्सेप्ट यहां पर ये आता है, बच्चा कहता है सर a2 और b2 कैसे निकालेंगे। सर इसका मतलब ये है कि a2 की वैल्यू, सर इसका मतलब ये है कि a1 होगा और b1 नहीं होगा। अच्छा मैं फिर उस बच्चे से पूछता हूं बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो, वो कहता है सर देखिए y की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि x का पार्ट क्या है यानी कि a क्या है 1 है और b क्या है 0 हुआ, क्योंकि y की वैल्यू देखिए 0 के बराबर है, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है अगर ऐसा आप सोचते हो। जिस ट्यूशन वाली बाजी से बचपन में पढ़ा उसको घर पे जाकर उसको चंबे चमाटे करा दो मेरे नजदीक, बिल्कुल नहीं करना भाई ऐसा। उस्ताद की इज्जत होती है, चाहे वो उस्ताद कोई भी हो, उस्ताद की इज्जत करना लाजमी सीखो, मैं हमेशा कहता हूँ। तो काइंडली हरकत मत करना भाई, उस्ताद की इज्जत लाजमी सीखा करो। हज़रत अली करीमुल्लाह वजी साहब का कॉल है कि हज़रत अली करीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है कि जिस शख्स ने मुझे लफ्ज़ पढ़ा दिया मेरा उस्ताद है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो ये हज़रत अली करीमुल्लाह साहब का कॉल है। हज़रत अली जो साहबी रसूल हैं, चाहे आप अहले हदीस के हो, चाहे आप देवबंद के हो, चाहे आप शिया हो, अहले तशी हो, हज़रत अली सबके लिए मोहतरम है। तो हज़रत अली साहब का एक कॉल है, हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह का, जिसको मैंने हमेशा एक इज़्ज़त की निगाह से देखा और मेरी टीचिंग का एक मेन मरकज़ एक ये कॉल हमेशा रहा है। तो जो भी आपका उस्ताद है काइंडली उसकी इज़्ज़त किया करें, चाहे वो आपकी ट्यूशन वाली बाजी उसने कॉन्सेप्ट तक कॉल तो नहीं दिया, बट उसने अगर आपको एक लफ्ज़ ही पढ़ाया ना, वो आपका उस्ताद है। मैं जो ट्यूशन वाली बाजी कहता हूँ उसका रीज़न क्या है, मैं उस निज़ाम के ऊपर तनकीद करता हूँ जिस निज़ाम ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। मेरा कतई तौर पर किसी उस्ताद के ऊपर मकसद नहीं होता करने का कि उस्ताद है गलत है, नहीं, हर उस्ताद काबिल एहतराम है, हर उस्ताद की इज़्ज़त करना एक शागिर्द का फ़र्ज़ है, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो हमेशा करना। तो इसलिए इसको याद रख लिया। कहने का मकसद क्या था, यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन, ये बेटा इक्वेशन है, मैंने आपको हमेशा कहा इक्वेशन होने की कंडीशन क्या होती है। चलो एक और बात निकल गई तो और समझा देता हूं। इक्वेशन होने की शर्त क्या होती है कि x या y या वेरिएबल का होना इक्वल टू साइन का होना। तो दोनों कंडीशन चीज पूरी करी तो y इज इक्वल टू 0 के एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मुझे क्या फाइंड करना है, a2 और b2। अब जो मैंने बात बताई ना, लेजेंड बच्चा क्या कहता है, सर a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू होगी 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 आ रही है। बिल्कुल बेटा गलत कह रहे हो, अपने आप को रख के एक चमाट मारो, बिल्कुल गलत आपने बात करी। मैंने अभी आपको पढ़ाया, हालांकि मैट्रिक का कॉन्सेप्ट था, 5 क्लास का कॉन्सेप्ट था। ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट। तो मुझे बताओ यहां पे कोई एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या कोई आ रही है, नहीं आ रही। अगर एक्स की वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या, उसका कोफिशिएंट भी क्या है, 0 है। तो a2 की वैल्यू क्या होगी, 0। और मुझे एक बात बताओ, यहां पे y की वैल्यू आ रही है ना, कुछ भी आ रही है, हमें y की वैल्यू नहीं लिखनी होती b के अंदर, हमें y का कोफिशिएंट लिखना होता है। मैं इसी बात के ऊपर पैसे लेता हूं, इसी बात पे कॉन्सेप्ट बनाता हूं आप लोगों के। कॉन्सेप्ट्स क्या है भाई, कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे के पास। b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसीलिए b2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट की गड़बड़ बेतहाशा अच्छे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी देखी है, तो इस कॉन्सेप्ट की गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपके पास a2 और b2 भी आ गया। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन है गिवन है, आपकी दोनों लाइंस आपस में क्या है, रिक्वायर्ड लाइन, और वो लाइन रिक्वायर्ड लाइन किसके पैरेलल है, तो पैरेलल कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या कहेंगे, सिंस लाइन आर पैरेलल, मैं पैरेलल की वजह सिंबल बना रहा हूं, आप लोग पैरेलल पूरा लिखेंगे काइंडली। तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, हमारे पास a1 b2 माइनस का a2 b1, a1 b2 माइनस का a2 b1 इक्वल टू 0। a1 की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 1 प्लस 3k। a1 की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1 प्लस 3k। b2 की क्या वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास, 1 का 1 माइनस का साइन, a2 की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 0। b1 की क्या वैल्यू आ रही है, 1 इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, 0 1 से 0 हो जाएगा, और यहां से हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 जाके जब किसी से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ही रहेगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, सिंपल 1 प्लस 3k इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव 3k इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3k। ये माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ रही होगी, माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। अच्छा एक कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चे और गलती करते हैं,
मेरी तरफ से अपॉलॉजी अगर आप में से किसी को भी मसला होता है कि मैं इतनी डिटेल में क्यों समझाता हूँ। मेरा मकसद खाली ये होता है कि हर बच्चे को समझ में आए। एक क्लास में एक एवरेज बच्चा भी होता है, एक अच्छा पढ़ने वाला भी होता है। पढ़ने वाला बच्चा तो हमेशा से पिक करते आया है और करता रहेगा, मगर एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, वो किसी किसी टीचर से समझ सकता है। मेरी ये कोशिश होती है अगर मैं वो एवरेज बच्चा के ज़माने में रहा तो कुछ उस्तादों ने मेहनत कर दी मुझके ऊपर, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, एक सिंपल सा इंसान हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स के अंदर भी एवरेज बच्चे ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे तो मुझे पता है सीख जाएंगे, एक एवरेज बच्चा अगर सीख जाए ना तो ज़िंदगी बन जाएगी इंसान की इंशाल्लाह। तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट क्या बच्चे के जहन में होता है, ये 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। सर ये माइनस तो 3 के साथ आ रहा था, ऊपर क्यों ले गए? तो बेटा इसको ऊपर ले जाने की इजाजत होती है, कोई मसले की बात नहीं होती। ये माइनस है नीचे वाले टर्म के साथ लिखा गया जाए ऊपर वाले टर्म में लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या रख दिया, के इज इक्वल टू माइनस का 1/3। अब जो के इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आया, के की वैल्यू फाइंड कर ली, सेम वही काम है जो अब तक के क्वेश्चन में करते हुए। इस के की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में आप डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे ताकि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाए, फाइनल इक्वेशन की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब के की वैल्यू डाल दूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 1। x प्लस का 2y माइनस का 5 प्लस का k की जगह पे क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस का 1/3, और क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इस वैल्यू को सॉल्व करवाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी। अब तक जो काम करते हुए आ रहे हैं कैसे करवाएंगे भाई, ये माइनस का 1 इस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 जाके इन तमाम टर्म्स के नीचे भी लाएंगे। हम कैसे लेकर आएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बचपन से लेकर अब तक करते हुए आ रहे हो, उसके ऊपर बिल्कुल मेहनत ना कर रहा हूं ना करूंगा, ये एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। कैसे ले रहे हैं, सिंपल सा तरीका है भाई, ये 3 जाके तमाम टर्म्स के नीचे आना चाहिए। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 3 2 6y माइनस का 3 5 15। सबके नीचे क्या लेकर आना है 3, एलसीएम सेम करना है। और ये माइनस का 1 जाके तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और माइनस का 1 जब माइनस के 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 2y। माइनस का 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज आल्सो इक्वल टू 0। तो सिंपल आपके पास क्या इक्वेशन बन रही होगी, ऊपर 3x प्लस का 6y माइनस का 15 माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 1। अब देखो पॉजिटिव 3x से नेगेटिव 3x कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव 3x से नेगेटिव 3x कैंसिल आउट हो गया, और 6y प्लस का 2y कितना होता है मेरा बेटा, 8y। कितना होता है, 8y। और माइनस का 15 और माइनस का 1 कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 16 इक्वल टू 0। क्या कोई चीज कॉमन आ रही है यहां से, बिल्कुल आ रही है। क्या चीज कॉमन आ रही है, 8 की वैल्यू कॉमन आ रही होगी, 8 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, y माइनस का 2, 8 2 16 ना, y माइनस का 2, 8 मल्टीप्लाई और वहां पे आके 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या आ रही होगी, y माइनस 2 इक्वल टू 0। और चाहते हो डिटेल में बताऊं, दूसरे टीचर से अलग मुझे महसूस करते हो, तो और एक और बात बताता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है कि आपके पास आपकी जो इक्वेशन आ रही होगी उसके अंदर y इक्वल टू 0 था तो x का फैक्टर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन सा फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, x का फैक्टर कभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर आपके पास एक्सिस ऑफ y की इक्वेशन आ जाएगी ना, एक्सिस ऑफ y की, अब बंदे के जहन में क्या होता है, ट्यूशन वाली बाजियों से पढ़ पढ़ के जहन में क्या होता है, सर ये तो एक्सिस ऑफ x के पैरेलल था तो इसके पास तो y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए ना। नहीं, इसका ही तो उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। ये एमसीक्यू और एप्टीट्यूड के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या, अगर आपकी लाइन कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके पास क्या चीज नहीं होगी, उसके पास x की वैल्यू कभी भी इक्वेशन में नहीं आएगी, कभी भी इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं आ रही होगी। और अगर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, एक लाइन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो आपका होमवर्क होगा, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसके पैरेलल आ जाती है, y एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, तो ऐसी लाइन के पास, ऐसी लाइन की इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू तो होगी मगर x की वैल्यू तो होगी मगर y की वैल्यू नहीं होगी। यानी कि एक टोटली उलट जो एक्सिस के ऊपर होता है उसका टोटली उलट हो जाता है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन में x का ही फैक्टर नहीं होगा, y का फैक्टर तो होगा। सेम गोज फॉर हियर, अगर मैं यहां पे लाइन बना देता हूं, ये लाइन जो है किसके पैरेलल ले लेता हूं, y एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूं। अगर मैं एक लाइन फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बनाता हूं, ये लाइन जो है अगर ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी लाइन के पास क्या चीज नहीं होगी, y की वैल्यू नहीं होगी भाई। इस लाइन के पास किस चीज की वैल्यू नहीं होगी, y की वैल्यू नहीं होगी, x की वैल्यू मौजूद होगी।
ऐसा इसलिए होता है बेसिकली कि एक्सिस के ऊपर तो आपके पास अगर जो भी एक्सिस होगा उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दूसरे की नहीं करती, मगर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर इसका उल्टा हो जाता है जब आप पैरेलल परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हो तो। या एप्टीट्यूड का मेजर कॉन्सेप्ट है, आपको एप्टीट्यूड की मेरी वीडियोस के अंदर इजीली अवेलेबल हो सकता है। अगर आप मेरी चैनल के ऊपर जाते हैं उसके ऊपर आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल होगा। मैंने बहुत डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 2 और 3 अलहमदुलिल्लाह समझा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा ये। अच्छा, देन हमारे पास इसका क्वेश्चन आ जाता है बेटा, आ गया पार्ट नंबर 9। ये पार्ट ऑब्वियसली आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। पार्ट नंबर 9 जब मैंने एक क्वेश्चन बहुत तरीके से आपको करवा दी, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, पैरेलल के ऊपर है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइंस आपको दे रहा है, मगर कंडीशन क्या दे रहा है कि भैया आपकी जो अब ये दो लाइंस हैं, ये जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है ना, जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो भैया आपको लाइन 1 की इक्वेशन भी गिवन है, आपको लाइन 2 की इक्वेशन भी गिवन है। आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, अगेन इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म करोगे। इक्वेशन 1 के जरिए a1 b1 और a2 b2 आप a1 b1 निकाल दोगे। अच्छा, ऐसा हम करेंगे क्यों, क्योंकि टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन की पहचान क्या है, पैरेलल या परपेंडिकुलर लफ्ज आ रहा होगा। अभी तक के हमने जितने क्वेश्चन करे सारे पैरेलल के ऊपर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर परपेंडिकुलर को भी डिस्कस करेंगे, और वो जो वीडियोस होंगी वो बहुत इजी होंगी फिर, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करनी थी इंशाल्लाह इस एक वीडियो में कर ली। अगर मैंने एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया तो आई होप कि मैं डिजर्व करता हूं कि मेरे स्टूडेंट को समझ में आया होगा और वो इस बात को फख्र से कह सकेगा कि उसने समझ लिया टॉपिक। अगर 30 मिनट की सिर्फ वीडियो के अंदर आपने एक क्वेश्चन समझा तो उसका मतलब क्या है, आपने पूरा टॉपिक समझ लिया। एक बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, मैं भी चाहूँ 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेल सकता हूँ, मैं भी चाहूँ 5 मिनट में क्वेश्चन पेल सकता हूँ, अगर नहीं पेल सकता उसका मतलब क्या है, मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो बच्चे का। तो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अब L1 और L2 दो इक्वेशंस गिवन है, इसके बीच से लाइन जा रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, उसको आप सबसे पहले वो इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे L1 प्लस L2 करके, उससे आप A1 और B1 निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पैरेलल का मतलब ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, टाइप 2 के क्वेश्चन का मतलब ये कि पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले कंडीशंस को अप्लाई करना। और दूसरी जो इक्वेशन गिवन है, अगेन यहां पे कंडीशन एक गिवन है, एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस की इक्वेशन के। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल चले जाएंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल मुझे पता है वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास कौन से फैक्टर आ जाएंगे, a2 और b2 के। अब इस चीज को मैं नहीं बताने वाला कि यहां पे क्या चीज 0 होगी, a2 0 होगा, b2 0 होगा, मैंने बहुत डिटेल के अंदर बता दिया। अब एक्सपेक्ट करता हूं एज अ टीचर, डिजर्व करता हूं खुदा के वास्ते कि ये चीज तुम खुद से देखोगे कि a2 0 है, b2 0 है। अच्छा, तो इस लाइन की आपके पास जो इक्वेशन आ रही होगी, इस पूरे क्वेश्चन की जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा इंशाल्लाह। तो आई गेस यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी बात पे इस क्वेश्चन को ऑफ करते हैं, इस लेक्चर वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई गेस मैंने आपको क्लियर किया होगा। और हम जो भी क्वेश्चन करें बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इतना कहूँगा, अपने पेपर्स की तैयारी करें, पास्ट पेपर्स को ज़्यादा करें। ये टाइम फ्री होने का नहीं है, ये टाइम रिलैक्स होने का नहीं है। एक अच्छे बच्चे में, नॉर्मल बच्चे में यही फर्स्ट है, रिलैक्स नहीं हो सकता। इस टाइम के अंदर भी रिलैक्स नहीं होना आपने भाई। आपने पास्ट पेपर्स करने हैं, आपने एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट करनी है। अगर आप अपने आप को किसी मुकाम पे देखना चाहते हो तो अपना टाइम ज़ाया ना करो, मेहनत से पढ़ो। मुझ में और दूसरे लोगों में ये फ़र्क है कि यार मैं ज़रूर अपने लेक्चर्स के अंदर कोई ना कोई मोटिवेशनल बात करता हूँ या मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बच्चे को ये बात कहनी चाहिए। बच्चे को अब तो उस्ताद नहीं कहता, बच्चा नहीं कर सकता। तो इसी बात पे बस लेक्चर वीडियो कंप्लीट करते हैं कि उस्तादों की काइंडली रिस्पेक्ट करें। कोई भी आपका टीचर है उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है, चाहे वो कोई भी हो। हज़रत अली करीमुल्लाह वजी का कॉल है कि जो कॉल मैंने डिस्कस भी करा कि जिस शख्स से मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दी वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। ये कॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। कभी ज़िंदगी के अंदर मौका मिले, खुद कभी उस्ताद बनो तो इस कॉल को ज़रूर सोचना, उसको याद करना। इसी बात पर लेक्चर वीडियो खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।